हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम पॉलिटी का दूसरा भाग। इससे पहले मैंने पॉलिटी में उसके सारे इंट्रोडक्शन को बताया और उसके बाद टोटल अनुच्छेद मैंने एक वीडियो में कर दिया है। तो आज हम शुरू करते हैं अनुसूची से। संविधान की अनुसूची से हम शुरू करते हैं और उसके आगे तक हम दूसरा वीडियो लेकर चलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट सेशन, जो अनुसूची से होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। जितना हो सके उतना हेल्प ज़रूर करें। मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, संविधान की अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा अनुसूची। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते का जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट है तीसरा अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में है राज्यों का उल्लेख और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में उल्लेख है पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन का उल्लेख, और तीसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख। नेक्स्ट है चौथा अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे है पांचवा अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है छठा। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? तो सातवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका सातवीं अनुसूची में आगे हम पढ़ेंगे। इस अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, इस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ दी गई हैं। फर्स्ट में है संघ सूची। इस सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं। ठीक है, तो अभी न्यू लूसेंट में 100 विषय दिया गया है, तो उसे जरूर ध्यान रखेंगे कि 100 विषय कर दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राज्य सूची। इस सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? तो राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वर्तमान में राज्य सूची में 62 विषय है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने विषय हैं? 62 विषय हैं। अगला है तीसरा समवर्ती सूची। इस सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होगा तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, अगला है वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो संघ सूची में मैंने कितना बताया था? संघ सूची में 98, जो अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 62 है और समवर्ती सूची में क्या है? 52 विषय है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो नोट में दिया हुआ है। ये पहले का क्वेश्चन है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो अब जम्मू कश्मीर जो है ना टूट चुका है और वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए इसका प्रावधान खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। VVI क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, मूल संविधान मतलब क्या? जब संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय, तो 8वीं अनुसूची में कुल कितने थे? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, जो कि अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख कर दिया गया है। तब इन भाषाओं को हम समझेंगे कि ये भाषाएं कब कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। 1967 क्या है? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा हम सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़े थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 71
1992 में हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया था। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को जोड़ा गया। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन है, तो इसमें है डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। 2003 में संविधान संशोधन हुआ, 92 हुआ, मतलब 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या है, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक है, 284 अधिनियम है किसमें, 9वीं अनुसूची में। अगला है संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1981 के द्वारा जोड़ा 51 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए VVI क्वेश्चन हो सकता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। यह अनुसूची किससे है, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तो 100 में 100% सही है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। किससे है, पंचायती राज से संबंधित है। नोट में देखेंगे, इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था इस 11वीं अनुसूची को, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख है। अगला है, इस अनुसूची में पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितना है, 29 विषय प्रदान किए गए हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट है अगला 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993-94 के द्वारा जोड़ा गया था। दिसंबर में जोड़ा गया, इसलिए 93 को भी लिया जाता है। तो इसे ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, 94 भी ऑप्शन में रहेगा तो वही सही होगा। नेक्स्ट है, इस अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, ठीक है, 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये आज का जो था अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन था। 12 अनुसूची को मैंने करा दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग संविधान के भाग की तरफ। संविधान के भाग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो आप लाइक ना कर सकते हैं, ना सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम संविधान के भाग की तरफ। संविधान के भाग जो है उसमें फर्स्ट भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब टोटल 28 राज्य और उसका जो केंद्र शासित प्रदेश है सबके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जो 1 से 4 अनुच्छेद तक किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा भाग, वो नागरिकता से संबंधित है। दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है, नागरिकता। नेक्स्ट है भाग 3 जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट है भाग 5 जो संघ से रिलेटेड है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अगला है भाग 6 जो राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। नेक्स्ट है भाग 9 जो पंचायती राज से रिलेटेड है, अनुच्छेद 243 के क से 9 तक है, क से 9 तक। भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख है जो 243 के त से लेकर 243 के य और 6 तक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के क तक है। अगला पार्ट है आपका भाग 11 केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, VVI क्वेश्चन। भाग 11 में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है, जो 245 से लेकर 263 तक है। भाग 15 जिसमें निर्वाचन का उल्लेख है, 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में है। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है, जो 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, और ये नेक्स्ट भाग है 20, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 368 तक है। तो ये आपके भाग हैं। ऐसे संविधान में 22 भागों का उल्लेख किया गया है, लेकिन मैंने जो भी भाग यहाँ आप लोगों को बताया वो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ने की उतनी ही ज़रूरत है जितना हमें सिलेबस दिया गया है और जो एग्ज़ाम के व्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने उतना ही यहाँ पर आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है, अब अगला पॉइंट हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत का जो उल्लेख है कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये आज का तीसरा टॉपिक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कि कौन सा चीज़ हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। उसमें फर्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। एकल नागरिकता का प्रावधान वहाँ से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, बहुत बारीकी से इस चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछे जाते तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और किस संविधान, ये किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। किस में है, 368 में है। ठीक है, और 20वें भाग में है, जो अभी मैंने पहले बताया। अगला क्वेश्चन है, रूस से क्या लिया गया है। रूस, जिसे हम पहले सोवियत संघ कहते थे, जो 11 देशों का समूह था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान यहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और नोट में है आपका पंचवर्षीय योजना भी रूस की ही देन है। तो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने, 11। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। और 5वां है आपका USA। मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग भी लिया गया, और वित्तीय आपात। ये चारों पांचों चीज़ जो है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कनाडा की तरफ। कनाडा से हमने लिया है संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये जो चारों चीज़ें हमने कहाँ से लिया है, वो कनाडा से लिया है। अगला पॉइंट है आपका आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड से लिया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, प्रस्तावना की भाषा को भी लिया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया, तो गणतंत्र की विशेषता ली है, गणतंत्रात्मक विशेषताओं को हमने ग्रहण किया है फ्रांस के संविधान से। और नेक्स्ट है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने लिया है जापान से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमने बहुत सारे देशों से लिया है बहुत चीज़, जो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी को मैंने आप लोगों के सामने रखा। नोट में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। ठीक है, 1935 का पड़ा था। अब आते हैं हम लोग, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतन, किसको कितना वेतन मिलता है, उससे रिलेटेड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो 5 लाख। कितना मिलता है, 5 लाख। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो 4 लाख। ध्यान से याद करेंगे, मैं इसे समझा दूंगा, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा।
और लोकसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है, तो 4 लाख रुपए। तो देखिए राष्ट्रपति को कितना मिला, 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को दोनों को 4 लाख मिला, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, उसको मिलता है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें मिलता है 2,80,000। कितना मिलता है, 2,80,000, ठीक। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। यहाँ मुख्य न्यायाधीश था, यहाँ अन्य न्यायाधीश है, तो अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है, 2.5, ठीक है, 2.5 लाख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 मतलब कि 2.5 लाख मिलता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2.25 मतलब कि 2,25,000। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसे मिलता है 2.5 मतलब कि 2.5 लाख रुपए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हें भी 2.5 मिलता है और महान्यायवादी है उन्हें भी 2.5 मिलता है। तो आपको याद कैसे करना है, राष्ट्रपति 5 लाख हो गया, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है, राज्यपाल को 3.5 लाख मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे 2,80,000 मिलता है और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2.25 मतलब कि 2.25 लाख। उसके बाद जितने भी हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2.5 लाख, मुख्य निर्वाचन आयोग 2.5 लाख, महान्यायवादी 2.5 लाख। तो इस तरह से 2.5 लाख वाले को एक साथ करके याद कर लीजिए। और राष्ट्रपति और ये लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख मिलता है, राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, राज्यपाल को 3.5 लाख मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000, अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और उच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश है उसको 2.25 मतलब 2.25 लाख एक ही पर्सन को उधर मिलता है जो इसमें दिया गया है। तो ये प्रमुख लोग हैं जिनके वेतन को मैंने यहाँ संग्रह किया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत के सभी केंद्रीय मंत्रियों को उनके वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से, तथा राज्य के मंत्रियों को राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये आज के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। कल मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा अगला टॉपिक संविधान सभा, VVI चैप्टर है जो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि KRC चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है बाई कमलेश सर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर ध्यान देंगे। जय हिंद दोस्तों।